तो चाचा वर्सेस भतीजा, क्या है नतीजा? नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मौजूदा वक्त में बिहार से महाराष्ट्र तक यह सवाल बहुत बड़ा हो चला है। सबसे पहले बात चाचा वर्सेस भतीजा फैक्टर के बिहार संस्करण की। पाटलिपुत्र की सियासत में पासवान परिवार की विरासत वाली जंग अब एनडीए के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है, क्योंकि चाचा पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच रिश्तों में दरार ने सियासी दंगल का एक नया अध्याय खोल दिया है, जिसका केंद्र बिहार की हाजीपुर सीट है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम तीनों सांसद जहां जहां से हम लोग सांसद रहे हैं वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला हाजीपुर हमारा है और हमारा रहेगा। मैं पहले भी कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जमुई से हार रहा है तो जमुई छोड़ को भाग रहा है। पासवान जी के नेतृत्व में अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी माना। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? न चाचा पीछे हटने को तैयार, न भतीजा मानने को राजी। विरासत की जंग, किसके हाथ लगेगी बाजी? किसने होटल किया है? आपके भतीजे की बात। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? इसने तो कहा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कहा दिया ऑलरेडी कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी। दिक्कत तो ये है कि उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं ना। अपना मुझे वो मानते तो शायद मुझे इन परिस्थितियों में वो नहीं ढकेलते। पर बहरहाल उनके कहने से चीज़ें नहीं होंगी। खून तो उन्हीं का ही हूँ। या तो वो कहें कि वो मेरे पिता के भाई नहीं है, भाई वही परिस्थिति बन सकती है कि मैं उनका भतीजा नहीं होऊंगा। यूं तो बिहार में चाचा बनाम भतीजा वाली जंग अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद ही शुरू हो गई थी। नतीजा, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। रामविलास पासवान की विरासत पर दावा ठोक रहे पशुपति पारस और चिराग पासवान ने अपनी अपनी नई पार्टी बना ली। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, तो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा। खास बात यह है कि अब ये दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा हैं, जिस पर अब चाचा बनाम भतीजे की नई जंग का आगाज हो गया है। चिराग पासवान हो या उनके चाचा पशुपति पारस, दोनों ही एनडीए में अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। लेकिन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि वो दोनों पार्टियों को मिलाकर 5 से 6 सीट ही देना चाहते हैं, जिसमें एक सीट हाजीपुर भी है, जिस पर दोनों ही पार्टियों की दावेदारी है। हाजीपुर पासवान परिवार का गढ़ माना जाता है। ये वो सीट है जहां से रामविलास पासवान कई बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन पिछले चुनाव में रामविलास पासवान ने अपने छोटे भाई पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जो मौजूदा वक्त में हाजीपुर से सांसद भी हैं। और अब पशुपति पारस इस सीट को लेकर किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, जबकि इस सीट पर चिराग पासवान भी पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पासवान जी का आशीर्वाद हम पर है। मैं उनका ओरिजिनल उत्तराधिकारी हूँ और मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। चिराग पासवान का भी दावा है पारस जी। आप तो उनसे पूछिए कहाँ लड़ेंगे। जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कारण है? जमुई छोड़ के भागने का कारण क्या है? हाजीपुर का आपने जिक्र किया, फिर ये पुनः उन्हीं विषयों में से है जो कि गठबंधन के भीतर चर्चा के लिए हैं, बट क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है इसीलिए हाजीपुर को लेकर मैं कह सकता हूं कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। अब सवाल है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। इसे समझने के लिए हाजीपुर सीट से पासवान परिवार के कनेक्शन को समझना होगा। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते थे। 1980, 1989, 1996 और 1998 में भी पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव जीते। 1999, 2004
और 2014 में भी रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से ही लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1984 और 2009 इन दो चुनावों में रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से हार हुई थी। यानी हाजीपुर सीट से पासवान 10 में से 8 बार चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, 2 चुनाव तो रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीता था। यही वजह है कि हाजीपुर सीट पासवान बनाम पासवान की जंग का केंद्र बन गई है। और इसी सीट को लेकर बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला बीच में लटक गया है, क्योंकि कभी खबर आती है कि गठबंधन में पशुपति पारस की भूमिका बड़ी होगी, तो कभी चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका बड़ी होने की चर्चा चलने लगती है। 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद एक नया फॉर्मूला चर्चा में है, जिस पर पशुपति पारस का पारा चढ़ा हुआ है। चर्चा में आए इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 16 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 लोकसभा सीट और गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस फॉर्मूले में पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कहीं जिक्र तक नहीं है। दावा यह भी है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत हाजीपुर सीट से भी चिराग पासवान की पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, जिस पर पार्टी कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। लेकिन इस तस्वीर पर अब पशुपति पारस के तेवर तल्ख हो गए हैं। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। याद कीजिए, 13 मार्च को जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले तक चिराग पासवान के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। 10 मार्च को साहिबगंज में हुई रैली में चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था कि उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। अब यही तेवर उनके चाचा पशुपति पारस के हैं। यानी पहले भतीजा नाराज हुआ, अब चाचा का रुख बदला हुआ है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जे की यही लड़ाई बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। उम्मीदवारों के चयन पर तेजी दिखा रही बीजेपी अब तक देश भर की 267 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बिहार में बीजेपी की उम्मीदवार चयन वाली मुहिम चुनाव के ऐलान के बाद भी अटकी हुई है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह सीट बंटवारे पर चाचा भतीजा का जंग है। बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी के अलावा जेडीयू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल हैं। इनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस एक सवाल पर गठबंधन के नेताओं का जवाब बेहद नपातुला है। All 40 seats in Bihar, there is no problem. और as far as seat sharing is concerned, हाँ वो final stage में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहे। यानी बीजेपी और जेडीयू को यकीन है कि चाचा भतीजे के बीच विरासत वाली जंग का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है, उससे चाचा भतीजे की जंग पर विराम लगता तो नहीं दिखता। खबर है कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा। अंदर खाने मिल रही जानकारी के मुताबिक चाचा पशुपति पारस से कभी विनोद तावड़े तो कभी मंगल पांडे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में जो सूरत बनती दिख रही है, उसमें चाचा और भतीजे के बीच जो जंग है, कहीं वो एनडीए में बिखराव का कारण न बन जाए। इधर जैसे जैसे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तल्खी बढ़ रही है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पशुपति पारस को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है। तो आदरणीय पशुपति पारस जी को फैसला लेना है और महागठबंधन
सबको पता है कि जनता का मूड और मिजाज श्री तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन का नेतृत्व करता है उसके साथ है। और जो लोग देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का संकल्प लेना चाहते हैं वो साथ आएंगे। सबका स्वागत है। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद विरासत की जंग शुरू हुई तो चिराग पासवान पहले तो एनडीए से दूर चले गए। अब सीट शेयरिंग का मसला उलझा है तो एनडीए से पशुपति पारस के अलग होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। बिहार में चाचा भतीजा संग्राम की मुख्य वजह सीट शेयरिंग को माना जा रहा है, क्योंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी दोनों एनडीए के गठबंधन में है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में अजित पवार एनडीए के साथ हैं तो उनके चाचा शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन एनसीपी में टूट के साथ शुरू हुई तल्खी अब कहीं और ज्यादा गहरी हो गई है और अब इस सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन रही है महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट। वेगवेगळे मान्यवर येतील, भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न करतील। तुम्हाला भावनिक बनायचंय का तालुक्याचा चाललेल्या विकासाची गती अशीच चालू ठेवायची? त्यामुळे आमच्याकडून भावनात्मक असं अपील करता येणार नाही, करण्याची आवश्यकता नहीं। एनसीपी में टूट के बाद ये पहला चुनाव है और चुनाव से पहले ही शरद पवार और अजित पवार के बीच शुरू हुई जुबानी जंग इस बात का संकेत है कि घमासान का दायरा परिवार की सरहदों के पार जाने वाला है। ये दोघी वेगळी नाही, ये राहुरी है। तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। अजित पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच जो तल्खी एनसीपी की टूट के वक्त दिखी थी, वही तल्खी अब चुनावी मौसम में भी नजर आ रही है और इस तल्खी के केंद्र में है पवार परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बारामती लोकसभा सीट। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं इसी सीट से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी चाचा बनाम भतीजा जंग की सबसे बड़ी तस्वीर पवार परिवार के गढ़ में नजर आने वाली है। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत महाराष्ट्र की बारामती सीट अजीत पवार की एनसीपी के हिस्से आई, जबकि सुनेत्रा पवार का भी चुनाव मैदान में उतरना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुनेत्रा पवार के पोस्टर दिखाई देने लगे। बीते 5 मार्च को एनसीपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, अनिल पाटिल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। खबर है इसी बैठक में तय किया गया कि बारामती सीट से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार अपनी पत्नी को क्यों उतारना चाहते हैं। 1996 से लेकर अब तक लगातार 7 बार पवार परिवार को यहां जीत मिली। 1996 से 2009 तक शरद पवार बारामती से सांसद चुने गए, जबकि 2009, 2014 और 2019 में सुप्रिया सुले ने यहां से चुनाव जीता। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बारामती सीट अजीत पवार की एनसीपी को ही मिलेगी, ये तय नहीं है। इधर शरद पवार की पार्टी ने अजीत पवार को झटके देना शुरू कर दिया है। अहमदनगर की पारनेर विधानसभा सीट से एनसीपी विधायक नीलेश लंके ने अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। पुणे में नीलेश लंके शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। नीलेश लंके के साथ कई छोटे बड़े नेताओं ने भी अजीत पवार की पार्टी का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया है। इधर अजीत पवार की पार्टी की सभाओं में शरद पवार के नाम के इस्तेमाल की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।
शरद पवार गुट ने आरोप लगाया है कि अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की पार्टी को साफ लफ्जों में कहा है कि अगर पार्टी अलग है तो अपनी पहचान भी अलग बनाए। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की कोशिश ये संदेश देने की है कि उनका कद शरद पवार से किसी भी मायने में कम नहीं है और एनसीपी को खड़ा करने में उनकी भी बड़ी भूमिका है, जबकि शरद पवार गुट लगातार अजीत पवार को स्वार्थी करार देने में जुटा है। नतीजा, हर बदलते दिन के साथ अजीत पवार और शरद पवार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच रिश्तों की तल्खी महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच टकराव का यह दूसरा बड़ा एपिसोड है। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे के एक फैसले से शिवसेना छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि इस फैसले से राज ठाकरे राजनीति में अपना दायरा बढ़ा नहीं सके। सियासत में ऐसे और भी कई खानदान हैं जहां चाचा और भतीजे की जंग एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी है और पहुंची भी है, वो चाहे यूपी के चाचा भतीजा हों या फिर हरियाणा के चाचा भतीजा हों। तारीख 21 फरवरी 2023। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोक दल के इकलौते विधायक अभय चौटाला ने हिसार में एयरपोर्ट से जुड़े जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। यूं तो अभय चौटाला बीजेपी सरकार पर भूमाफियाओं को शह देने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर कौन था, सुनकर चौंक जाएंगे। वो लोगों की जमीनें नहीं है, उन जमीनों को जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहाँ जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर चलिए इसको छोड़िए। तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे हम सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए। अभय चौटाला के निशाने पर थे दुष्यंत चौटाला, उनके बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। राजनीति में टकराव के लिए भी हरियाणा की ये चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी मशहूर रही है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के विरासत पर दावा करने वाले ये चाचा भतीजे सियासी मैदान पर हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े नजर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा के चाचा भतीजे की जोड़ी आमने सामने है, लेकिन इस जंग की कहानी पुरानी है। साल था 2013। तब जेबीटी घोटाले में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को सजा हुई थी। पिता के जेल जाने के बाद दुष्यंत चौटाला राजनीति में एक्टिव हुए और साल 2014 में महज 25 साल की उम्र में हिसार से सांसद चुने गए। दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने इंडियन नेशनल लोक दल के यूथ विंग पर फोकस किया और यहीं से हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा था और यहां से शुरू होती है परिवार में खटपट। अक्टूबर 2018 में दुष्यंत चौटाला को आईएनएलडी से निकाल दिया गया। दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद दुष्यंत चौटाला पहली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। हालांकि चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में जेजेपी किंग मेकर बनकर सामने आई। विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली, जबकि उनके चाचा की आईएनएलडी महज 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब हरियाणा में चौधरी देवीलाल की विरासत पर दावा करने वाली 2 पार्टियां हैं और विरासत के नाम पर चाचा भतीजा की जोड़ी आमने सामने है। कदम अनेक उठाए, अगर इनका प्रत्याहार हो जाए तो आम आदमी यहाँ बोलता है। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था, मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है। इसको रोकने की जरूरत है और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी।
मगर साथियों घर घर जाना पड़ेगा। कहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके अपने स्वार्थ के लिए राज में शामिल हो गए। सिर्फ हरियाणा नहीं, सियासत में चाचा भतीजे के टकराव का गवाह हरियाणा से सटा पंजाब भी बना है। पंजाब की सियासत भी गवाह है कि कैसे सत्ता के लिए भतीजे ने चाचा के खिलाफ बगावत की थी। ये कहानी पंजाब की राजनीति के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल और उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल की है। मनप्रीत बादल पहली बार 1995 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1997, 2002 और 2007 में मनप्रीत अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़े। 2007 की बादल सरकार में मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री रहे। तब मनप्रीत बादल की हैसियत सरकार में नंबर 2 की थी। ऐसे में मनप्रीत बादल ने खुद को प्रकाश सिंह बादल के वारिस के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रकाश सिंह बादल अपनी सियासी विरासत बेटे सुखबीर सिंह बादल को सौंपना चाहते थे। नतीजा जल्द ही बादल परिवार में टकराव की सूरत बन गई। मनप्रीत बादल ने अकाली दल से अलग रास्ता तैयार किया। 2012 में मनप्रीत बादल ने पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब नाम से नई पार्टी बना ली। 2014 में मनप्रीत बादल बठिंडा से अपनी भाभी हरसिमरत कौर के खिलाफ चुनाव लड़े। 2016 में मनप्रीत की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। हालांकि बाद में मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।